अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। जैसे भी है जनाब, अच्छी है, बुरी है, मुकम्मल है, अधूरी है, आप सबको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। और ऑनरशिप नहीं छोड़नी। पहले दिल उदास भी था और अजीब से शिकवे भी हैं, ज़ाहिरी सी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं हो सकता कि ला ताल्लुक़ हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि मुल्क इन लोगों के हवाले कर दें। तो ओनरशिप तो हमने नहीं छोड़नी, ओनरशिप हमने रखनी है। और इसलिए हमने हर दिन पर यह एहसास दिलाना है कि इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के मालिक हम लोग हैं और हम लोग ही इसके फैसले भी करेंगे। और हम लोगों को अपनी राय देने का, अपना वोट देने का और अपना हुक्मरान चुनने का और अपनी अदलिया से आज़ादी मांगने का, इंसाफ मांगने का और अपनी मीडिया पर आवाज़ उठाने का पूरा हक़ हासिल है। तो ये आइन तो इंशाल्लाह बहाल करवाएंगे हम। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जगह नहीं छोड़नी, हमने ओनरशिप नहीं छोड़नी। तो इसलिए जनाब हम भी आज ग्रीन और वाइट हो चुके हैं, और इसलिए कि इस मुल्क की ओनरशिप हमने अपने हाथ में रखनी है। ये मेरा मैसेज है आज आप सबके लिए। अब आ जाते हैं जी खबरों की तरफ। खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। एक तो जो रात गए पीटीआई का शो था, ज़बरदस्त था, उसका एक ज़ोरदार किस्म का इम्पैक्ट जो है वो दिखाई दिया है। और आज सुबह से मैं देख रही थी, कोई टाउट भी नहीं आके उसका कोई आके ये कहता कि ख़त्म शुद्ध हो गई, कोई निकला नहीं, कोई इमरान खान का नाम लेवा नहीं। तो किसी ने आज सुबह से अभी तक कहने की जुर्रत ही नहीं की। तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। तो एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, उसका मैं मज़ीद आपको अहवाल बताती हूँ, रात गए क्या मंजरनामे थे। दूसरी तरफ जी आज अवार्ड बांटे गए हैं, और ये अवार्ड जो हैं ख़ुद पूरी काबीना में ही बांट दिए गए हैं। और पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं अवार्ड्स की जो बेहुरमती हो रही है, जिस तरीके से उनको रौंदा जा रहा है, इनकी हुर्मत, इनका तक़द्दुस, इनकी अहमियत ही ख़त्म होकर रह गई है। तो उस पर भी बात करेंगे। और फिर आज 2 चीफ्स मैदान में उतारे गए थे, और कोशिश ये थी इन तकरीबात से कि ओनरशिप खुद ले ली जाए। ये दिखाया जाए कि जी हम सरकारी सतह पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, अवाम हमारे साथ हैं, और जो हमारे ओहदेदारान हैं हर सतह पर वो बिल्कुल इस निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत तरक्की की लहरें बहरें हो रही हैं, और जनाब बड़ी मनाजिल तय कर रहा है पाकिस्तान। तो ये तासुर देने के लिए जो है ये बहुत कुछ किया गया, इसके ऊपर बात करते हैं। और साथ में थोड़ा ये भी जिक्र करेंगे कि बजौड़ के ऐसे में क्या हालात हैं। ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब कि लाहौर में रात गए क्या हुआ, क्योंकि बाकी कई सारी रैलीज़ की जो सिचुएशन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी पिछले व्लॉग में। लेकिन रात गए लाहौरी भी पीछे नहीं रहे, 4-5 रैलीज़ निकाली गई। और हाफिज़ ज़ीशान की तरफ से रैली, हाफिज़ फ़रत की तरफ से रैली निकाली गई, आलिया हमज़ा साहिबा ने रैली निकाली, शब्बीर गुज्जर वगैरह ने रैली निकाली, और भी तंजीमी तौर पर रैलियाँ निकाली गई। आज़ादी रज़ाकार बड़े आगे आगे रहे। तो ये ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचर जो था लाहौर में भी नज़र आया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, चूंकि मैं लाहौर में हूं, तो मैं जब 8-9 बजे के करीब आज बाहर ही थी, तो मुझे वो रिवायती कोई इतना ज़्यादा रश सड़कों पे नज़र नहीं आ रहा था। और मैं सोच रही थी कि शायद लोग इतने ज़्यादा अभी एक्साइटेड नहीं है, बाहर निकले हुए नहीं हैं, शायद थोड़ी देर में निकलें। लेकिन मैं हैरान थी कि जो शाम से ही तकरीबन 8-9 बजे से काम शुरू हो जाता है कि सड़कें भर जाती हैं और लोग निकल आते हैं, वो वाला एलिमेंट जो था मिसिंग था कहीं। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ शहरों से वीडियोज़ आना शुरू हुई। कराची ने तो खैर अखीर ही कर दी ना, मतलब मिलेनियम मॉल पे जो कल हो गया है वो अखीर ही था। बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा क्राउड था। हलीम आदिल शेख साहब वहाँ ख़ुद मौजूद थे और उनको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने ओवरऑल सिंध में बहुत अच्छी मोबिलाइजेशन जारी रखी है, जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट हमें नज़र आया है। ये मिलेनियम मॉल का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था जो एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया, और वहाँ पे फिर लोगों का जोशो खरोश भी देखने लायक था। इसके साथ साथ लाहौर में जो रैलीज़ निकली हैं वो भी अच्छी ज़बरदस्त रैलीज़ थी। बहुत बड़ा पीटीआई का झंडा बड़े अरसे के बाद लाहौर की सड़कों पर हमने लहलहाता देखा। खौफ का बुत टूटा, क्योंकि लाहौर सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में मेरा ख्याल है चैलेंजिंग जगह है कि जहाँ पर आपको निकलने बिल्कुल नहीं दिया जाता, हिलने ही नहीं दिया जाता। तो ये वो जगह है कि जहाँ पे मरियम नवाज़ ख़ुद चूँकि पूरा जस्ट आप कह लें कि ख़ुद हर चीज़ को यूँ हाथ में रखे हुए होती हैं, तो वो तो बिल्कुल एक कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देती पीटीआई को। तो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज लाहौर में होता है कि लोगों को कैसे निकालना है। और आई विल मस्ट से कि यहाँ पे आलिया हमज़ा को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरीके से पंजाब में ओवरऑल और फिर उसके साथ लाहौर में जो खौफ का बुत तोड़ा है, और लोग अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। तो कल भी ज़बरदस्त रात गए ये लाहौर का भी
था समा। बाकी पेशावर की फुटेज एज़ यूजुअल बहुत आई ओपनिंग थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। और हमेशा से पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, ज़ाहिर है वो तो PTI का किला है, गढ़ हैं, तो वहाँ पर तो चूँकि उनकी हुकूमत भी है, कोई रुकावट भी नहीं है, तो इस लिहाज से हमेशा ही बड़े पावर शो होते हैं वहाँ पर। अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदे नहीं थे, तो इसलिए लोग अपने तौर पर जब निकलते हैं तो वो ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि एक इम्पैक्ट भी होता है। और दूसरी बात ये है कि जो क़यादत से शिकवे शिकायतें उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग गुस्सा खा जाते हैं, लेकिन जब लोग अपने तौर पर निकलते हैं और क़यादत उस तरह सामने नज़र नहीं आ रही होती, तो फिर काफ़ी मेरा ख्याल है कोई बेहतर लोगों की सूरत हाल होती है। और ये रावलपिंडी वालों ने भी जो कल समा बांधा वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। इसके अलावा भी कई छोटे बड़े शहरों में रैलीज़ निकली हैं, कोयटा में भी, इवन बलूचिस्तान में कोयटा में रैलीज़ निकली हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो मैं ये कल बात करी थी ना कि PTI की अहमियत, देखिए आप अंदाज़ा लगाइए कि बलूचिस्तान में ओवरऑल आपको आज़ादी की कहीं कोई तकरीबात और सेलिब्रेशंस नज़र उस तरह से नहीं आती कि बहुत बड़ी कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन PTI की बदौलत बलूचिस्तान में भी आज़ादी के नारे लगे हैं, जश्न आज़ादी मनाया गया है, वहाँ पर लोग मोबिलाइज़ हुए हैं और वहाँ से भी एक यकजहती का जो पैगाम है पूरे पाकिस्तान के लिए वो आया है। तो ये चीज़ है जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करती हूँ कि ये एक ब्लेसिंग है कि आपके पास एक ऐसी पार्टी है जिसकी आपको हर जगह पे प्रेजेंस नज़र आती है, हर सूबे में प्रेजेंस नज़र आती है। और जो इवन नाराज़ लोग हैं, जो आपसे थोड़े ख़ाइफ हैं, जो आपसे उदास लोग हैं, उनको भी आप इस पार्टी के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, लेकिन ये अभी किसी को समझ नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ज़बरदस्त पावर शो, बिल्कुल PTI के कारकुनों को फुल मार्क्स देने होंगे। और मैं ये भी कहूँगी कि इसमें जो तारीख़ का इंतखाब था, इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के किया था, क्योंकि उन्हें आइडिया था कि 14 अगस्त पे लोग जनरली भी निकलते हैं, तो उस वक्त अगर आप ज़ाहिर है क्रैकडाउन तो नहीं करते कि जी ये तो सेलिब्रेशंस के लिए निकल रहे हैं, तो लोगों के लिए ये एक अच्छा चांस होगा कि वो निकलेंगे और अपनी ज़ाहिर है जो सियासी वाबस्तगी है उसका भी इजहार कर सकेंगे। और उसके साथ साथ जो मुल्क से वाबस्तगी पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो ज़ाहिर है सबकी है, तो उसका भी एक सेलिब्रेशन का भी रहेगा। तो इमरान खान साहब ने ये बड़ी सोच समझ के दिन रखा और इसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसकी वजह से लोग उस तरह से हुए हैं, एक दो जगह पे वाक़यात के गिरफ्तारियाँ हुई, क्रैकडाउन हुए, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में जैसे कि खाली अगर सिर्फ किसी दिन PTI का एहतजाज हो तो फिर तो बहुत ही सूरत हाल अजीबो गरीब हो जाया करती है। तो वो वाली सिचुएशन फिर उस तरीके से हमें कल नज़र नहीं आई। तो ये जी ज़बरदस्त किस्म का PTI का पावर शो, आज भी वैसे ये पावर शो जारी है। मैं हैरान थी, आज उमर अयूब साहब की एक वीडियो बड़ी ज़बरदस्त मैंने देखी। मुझे उनको देख के ना कुछ अल्फाज याद आ रहे थे। कभी मैं सोच रही थी, हम खबरें पढ़ा करते थे तो हम कहते थे मन चले सड़कों पर निकल आए, तो मन चला जिस तरह एक वर्ड होता है ना, सही आपको एक्सप्रेस कर रहा होता है आपकी फीलिंग्स को, कि आप ये नहीं सोच रहे होते कि ये काम मुझे करना है या नहीं, लेकिन आप अपनी उसमें कर जाते हैं जब आपका दिल करता है। तो आज उमर अयूब साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा किया, पाकिस्तान और PTI के झंडों के साथ आज़ादी का मैसेज भी दिया, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ उन्होंने, जाहिर है कि जो उनकी पार्टी के साथ इस वक्त मामलात हैं, उनके लीडर के साथ हैं, उस हवाले से भी यकजहती का इजहार किया। 250 फुट तकरीबन बुलंदी पर उन्होंने पैराग्लाइडिंग की है। पहले तो लगा कि शायद किसी और की फुटेज है, लेकिन जब गौर से देखा तो बाद में वो उमर अयूब साहब खुद निकले। तो बड़ी दिलचस्प उनकी ये फुटेज है, तो उसको देख के मेरे जहन में ये भी फिक्र आ रहा था कि दिल तो बच्चा है जी। तो ज़बरदस्त उनकी तरफ से ये मुजाहरा किया गया। इसके साथ साथ जी इधर हुकूमत की सतह पर क्या कुछ होता रहा, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, ज़रा सुनिए। एक तो जी आज अवार्ड शो हुआ, जो कि हमेशा 14 अगस्त वगैरह पे बांटे जाते हैं अवार्ड, तो इस सिलसिले में तकरीब थी। और आज जो था ना, वो जिसको कहते हैं ना अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को, वही सूरत हाल थी कि हुकूमत ने सारे अवार्ड खुद ही अपनों को ही बांट दिए, पूरी कैबिनेट को ये अवार्ड दे दिए। मतलब मैं कहाँ से नाम लेना शुरू करूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी को अवार्ड, शरी रहमान को अवार्ड, इसहाक डार साहब को अवार्ड, अता तारड़ साहब को अवार्ड, अटॉर्नी जनरल साहब को भी अवार्ड दे दिया गया है, ख्वाजा आसिफ साहब को अवार्ड, उसके बाद जनाब क्या उसे कहते हैं, शरी रहमान साहिबा को भी अवार्ड दिया गया है, एक और लीगी सेनेटर है उनको भी अवार्ड दिया गया है। तो सारे अवार्ड इन्होंने कहा कि भाई इस दफ़ा कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि पिछली दफ़ा सबको दे ही दिए थे जिनकी बड़ी खिदमात थी, तो लिहाजा इस दफ़ा उन्होंने आपस में ये अवार्ड जो है वो बांट लिए हैं। वो इतनी फ़नी बात है कि भाई सदर जरदारी साहब खुद अपने बेटे को अवार्ड दे रहे हैं, माथा चूम रहे हैं जी, बड़ी कारकर्दगी, बड़ा कारनामा उन्होंने कोई इंजाम दिया है। तो ऐसे जो अवार्ड्स हैं उनकी क्या हैसियत होती है, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन्होंने तो अवार्ड्स को भी बेवकूफ़ कर दिया है। यहाँ पर आपको ये भी हैरानी होगी सुन के
कि इन अवार्ड्स का आपको ये लगता है कि क्राइटेरिया भी नहीं रह गया कि किसी यानी ख़ास खिदमात के ऊपर होता है कि आप किसी को अवार्ड देते हैं, लेकिन यहाँ पर अब किसी की ख़ास खिदमात वो क्या हैं, वो यही है कि उसने इस रजीम के लिए, इस जाली हुकूमत की सेफ्टी के लिए और इमरान ख़ान को किसी भी तरह नुकसान पहुँचाने के लिए गालम गलोच की है, कोई इक़दामात उठाए हैं, कोई फ़ैसले किए हैं, कुछ भी किसी किस्म की ऐसी खिदमत की है तो आप अवार्ड के हकदार बन जाते हैं इसमें। तो ये इसका वाहिद अब लगता है कि क्राइटेरिया रह गया है। बहरहाल आज के दिन 2 चीफ्स भी मैदान में उतरे, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब भी शामिल हैं। इनकी जो ये सेरेमनीज़ थी, ये बेसिकली थी झंडा लगाने की जो सेरेमनी होती है और एक छोटा मोटा खिताब भी था। अब देखिए कि सरफराज डोगर साहब जो हैं वो ख़िताब के लिए आए हैं, या इनकी तरफ से ये जो एक इन्होंने सेरेमनी रखी हुई थी, बिल्कुल बेरौनक सी सेरेमनी थी और इसमें सिर्फ 2 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने शिरकत की। फिर उसके बाद एक लाजवाल किस्म का उनका हमने ख़िताब भी सुना। अच्छा, कुछ दिन पहले किसी तकरीब में जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने एक ख़िताब किया था, कुछ इंग्लिश में करने की कोशिश की थी और बहुत ही बुरा ख़िताब था वो, ना उनकी अंग्रेज़ी अच्छी थी और ना उनके कंटेंट की कोई समझ आ रही थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो आज शायद किसी ने उन्हें कहा कि भाई वो उस दिन बहुत तनकीद हुई थी तो अब ज़रा उर्दू में ख़िताब कर लिया जाए, तो आज उन्होंने उर्दू को चुना ख़िताब के लिए। लेकिन फिर जो उन्होंने उर्दू के साथ किया है वो भी खुदा न खास्ता, मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, कि उर्दू के साथ भी उन्होंने कोई रियायत नहीं की। इतनी बेतुकी किस्म की गुफ्तगू और बेरब्त बातें, कोई मतलब नहीं है कि कोई बेहंगम सी उनकी सारे अल्फाज का चुनाव और आइडिया भी क्या कहना क्या चाह रहे हैं कुछ समझ ही नहीं लग रही, किधर की बात किधर जोड़ रही है। और अल्फाज का चुनाव भी इतना अजीब व गरीब कि जी हम तो लोहा पिघला कर कोई दीवार बन गए और अजीब व गरीब किस्म की बातें। थोड़ी सी भी मैली आंख से उसने देखा दुश्मन ने तो हम लोहा पिघला के आगे खड़े हो गए, पता नहीं क्या अजीब गरीब बोंगियाँ मार रहे। और मैं हैरान थी कि इस रजीम का वाहिद मेरिट सिर्फ यही है कि आपने नालायक और नाअहल होना है। जितने ज़्यादा आप नालायक और नाअहल होंगे और अगर उसके साथ करप्ट भी हो तो ये तो और ही ज़बरदस्त बात है, तो आपको उतने ऊंचे ओहदे जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी मैं उस दिन मरियम नवाज़ की वो याद कर रही थी पिछले 14 अगस्त पे कि जनाब आलिया वो मज़ार इकबाल पे जब गई हैं तो वहाँ जाके 2 लाइनें नहीं लिख पा रही थी कि का क्या लिखना है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। 36 दफ़ा उन्होंने पेन को हिला दिया था क्योंकि समझ ही नहीं थी कि लिखना क्या है, ऐसे मौके पे बोलना क्या है। अब गालम गलोच करना, बदतमीज़ी करना, मुखालिफ के साथ धमकी आमेज़ गुफ्तगू करना, नफ़रत फैलाना, ये तो आसान काम होते हैं। लेकिन जहाँ कहीं पढ़ी लिखी गुफ्तगू करनी हो, जहाँ पे कोई अदबी इल्मी गुफ्तगू करनी हो, तो वहाँ पे ये लोग डम हो जाते हैं, इन्हें समझ ही नहीं लगती कि अब कहना क्या है। तो यही सूरत हाल जो है वो बाकी जगहों पे भी ये दिखाई दे रही थी। इसी तरह उधर जब चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब आए, उन्होंने वो गुफ्तगू तो खैर कंपैरेटिवली बेहतर कर लेते हैं, तो उन्होंने फिर वही आइन और कानून के भाषण दिए कि हमने तो बड़ा कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, आइन को और इंसानी हुकूक भी अच्छा उन्हें याद है कि कोई इंसानी हुकूक भी कोई चीज़ होते हैं तो उसका भी उन्होंने भाषण दिया। लेकिन इन दोनों की गुफ्तगू के बाद मैं ये सोच रही थी, उनके साथ भी कुछ सिर्फ 6 जजेस जो थे वो तकरीब में मौजूद थे, तो मैं ये सोचने पे मजबूर थी कि कुछ अर्सा पहले की बात है कि हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, ख़ास तौर पे कुछ 2-4 मखसूस किस्म के लोग जो थे, उनको बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी। हर वक्त उनके पेट में मरोड़ उठते थे कि जनाब उमर अता बंदियाल साहब का जब दौर था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तो हमेशा हम ख्याल बेंचेस बनाते हैं और अदलिया तो बड़ी तकसीम है, उनके नीचे जितने भी जजेस हैं वो तो उनके साथ हैं ही नहीं और उनका तो हाउस ही इन ऑर्डर नहीं है, और जनाब सीनियरिटी को वो नज़रअंदाज करते हैं, काजी फायज ईसा सीनियर जज हैं उनको साइड पे कर देते हैं वो। तो जनाब ये बड़े मसले हैं अदलिया के, इनको तो हल होना चाहिए। हर वक्त उनका पिट स्यापा इसके ऊपर जारी रहता था। कोई केस लगता था और उनका ये पिट स्यापा शुरू हो जाता था कि बेंच में ये बंदा बैठ गया, बेंच में वो बंदा बैठ गया, हम ख्याल बेंच बन गया, सीनियर रह गया, ये हो गया वो हो गया, पूरा मातम हुआ करता था। आज के दौर में जब सबको ये बात बहुत ही क्लियरली ऑब्वियस है और सबको पता है इस बात का कि जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, पीछे पूरी 5-6 जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं वो उनके साथ नहीं खड़े हैं, ना वो किसी बेंच में शामिल होते, बल्कि उनके खिलाफ वो अपीलें दायर करते फिर रहे हैं उधर सुप्रीम कोर्ट में। तो आज किसी को ये दर्द नहीं है, आज किसी को इस बात का कोई मसला नहीं दरपेश कि जनाब इधर हाई कोर्ट में
हाउस इन ऑर्डर नहीं है, चीफ जस्टिस के साथ जजेस नहीं है, कोई उनके साथ बैठना पसंद नहीं करता, कोई उनके साथ तकरीब में हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, कोई उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। और आप आज बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं। वही 2 बंदे जो आपने साथ उनके हेल्पर्स बना के बिठाए हुए हैं हाई कोर्ट में, वो आपको उनके आले दुआले दाएं बाएं नज़र आ जाते हैं और उनके साथ वो बेंच भी बना लेते हैं, उन्हीं के साथ तकरीब में भी चले जाते हैं। तो ये आपकी टोटल जो है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हालत है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी के लिए भी सूरत हाल को इससे मुख्तलिफ नहीं है। तो आज मैं तो इस बात पे सवाल उठा रही हूँ कि वो जिनके पेट में हर वक्त इस बात पे दर्द उठता था, आज इन बातों पे क्यों खामोश हैं, कि क्यों लाइक माइंडेड जजेस बैठे हुए हैं हर बेंच के अंदर, और क्यों आज सीनियर जजेस जो हैं उनको साइडलाइन किया हुआ है। तो ये आपको मुनाफिकत में सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ इन लोगों की। बाकी अदलिया से तो मुझे ना कोई अब इंटरेस्ट रहा है, ना कोई इनसे उम्मीद है। मैं सिर्फ जो ये टाउट हजरात हैं उनकी सिर्फ मुनाफिकत आपके सामने एक्सपोज कर रही हूँ कि इन लोगों की जो सारी फिलॉसफी है, सारी जो इनकी आईनी और कानूनी बहस है, वो बस उस वक्त तक है जब तक इनकी मनपसंद पार्टी को फ़ायदा नहीं हो रहा। जब उनको फ़ायदा हो रहा है तो फिर जितनी मर्जी आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएं, जितने मर्जी अखलाकी और जो एक तारीख़ी रिवायात हैं उनको पामाल किया जाए, फिर उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं होती। आखिर में ये भी मैं ज़रूर जिक्र करूँगी कि आज जो इश्तहारात आए हैं अखबारात में भी और अदरवाइज़ भी काफ़ी बिलबोर्ड्स वगैरह लगे, जो इस हुकूमत का फेवरेट काम है, तुर्रा इम्तियाज़ है, निशान है इनका, सिंबल है इस हुकूमत का कि जनाब इश्तहारी मुहिम, तशहीरी मुहिम, बिलबोर्ड्स और ये वो इन चीज़ों के ऊपर पैसा अरबों रुपया टका के खर्च करो। तो वो उसमें 14 अगस्त आप मना रहे हैं, उसके लिए आप तशहीर कर रहे हैं, अपनी शक्लें चिपका के लगा दी हैं कि जैसे इन्होंने कोई किरदार अदा किया 14 अगस्त में। और दूसरी तरफ जो बानी पाकिस्तान है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। जो आपके सरकारी इश्तहार है उसमें उनकी एक छोटी सी कहीं कोने में भी तस्वीर तक नहीं लगाने की जहमत की, जिसने आपको पूरा मुल्क बना के दिया है उसको आप फरामोश कर बैठे हैं, उसकी आपने तस्वीर तक नहीं लगाई है। इसी तरीके से ना फातिमा जिन्ना की, ना अलामा इकबाल की, कोई उस दौर के जो जिद्दोजहद करने वाले लोग हैं उनकी कोई तस्वीर, कोई जिक्र नज़र नहीं आता। बूथे किसके आपको नज़र आ रहे हैं? नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज़ की शक्लें, और ये तस्वीरें लगा के और फिर साथ में मुसल्लह फ़ौज को लगा दिया, उनके चीफ्स को कि जनाब इन्होंने मार्का हक जीता, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह, और बीच में कायद आज़म को माइनस किया हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे ये डेलिब्रेट एफर्ट लग रही थी ये करने की। एक तो अपनी तशहीरी मुहिम करनी ही थी, लेकिन ये जानबूझ के इन्होंने कायद आज़म को माइनस किया। वजह साफ थी, ये बताना मकसूद था कि अगर हम कायद आज़म को माइनस कर सकते हैं तो इमरान खान क्या चीज़ है, तो हम तो इमरान खान को भी ऐसे ही माइनस करेंगे जैसे हमने कायद आज़म को माइनस कर दिया। हालांकि हकीकत ये है कि माइनस ये खुद हुए पड़े हैं। हकीकत ये है कि जिस तरह का लोग निकले हैं, उन्होंने अपना फैसला सुनाया है कि 3 साल के जुल्म जबर, इसके फस्तायत के बावजूद भी आप अंदाज़ा लगाइए कि कौम आज भी वहीं खड़ी है जहाँ वो पहले दिन खड़ी थी। और अगर आपको आज कल मैं कहूँ ना कि जी कल किसी ने किसी बंदे को नहीं रोकना, कोई पुलिस वाला आपको नज़र नहीं आएगा, कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं यूज़ की जाएगी, तो उसके बाद आप इमरान खान अगर एक कॉल दे तो मैं समझती हूँ कि जितने आज तक के रिकॉर्ड थे ना उससे ज़्यादा लोग निकल आएंगे। ये सिर्फ ज़ाहिरी सी बात है, हर कोई बंदा मार नहीं खा सकता, हर कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हो सकता, हर कोई बंदा ज़ाहिरी सी बात है अपनी जान को हथेली पर नहीं रख सकता, हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। इन्होंने खौफ और जबर के माहौल से ये 3 साल सिर्फ जो है वो हुकूमत कर ली है, वरना इनके पल्ले क्या है? एक शख्स नहीं मिलता जो इनकी हिमायत करे। इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ लोग इनको देते हैं और नफ़रत का इजहार करते हैं, और इनको ये पता है। और मुझे वो दिन दूर नहीं लगता है कि जब ये लीगी जो लोग हैं इनको खुदा न खास्ता गलियों में जूते ना पड़े हों। मुझे खौफ आता है इनके लिए, मुझे फ़िक्र होती है इनके लिए कि इन लोगों ने अपना जो हाल कर लिया है ये क्या करेंगे। इधर फ़ौज का साया इनके सर से हटा तो उसके बाद इन्होंने करना क्या है? इनके जहन में क्या आता होगा कि हमने किस तरह जाना है लोगों के अंदर। मैं तो ये सोचती हूँ, मुझे तो इनकी फ़िक्र हो रही है लिटरली। लेकिन सूरत हाल ये है कि जनाब अवाम वहीं पे खड़ी है, ये बात तो तयशुदा है। और आप जो है आपने सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के पैसे से ही अपनी जो तशहीरी मुहिम चलाई है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग जो है ये टीवी चैनल्स जो हैं वो देखते नहीं हैं। टीवी चैनल्स पे आपको एक अलग मुल्क नज़र आ रहा होता है जहाँ पर सिर्फ सरकारी तकरीबात चल रही हैं, वो पीटीवी सारे बने हुए होते हैं, और इधर आप सोशल मीडिया देखें तो कोई सरकारी तकरीब का कुछ आपको इवेंट नज़र ही नहीं आ रहा होता। वो सारा जो है आपका जो पीटीआई कर रही है उसकी एक्टिविटीज़ से भरा हुआ होता है। तो ये आपको एक वाज़ेह डिफरेंस जो है वो नज़र आता है मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और
सोशल मीडिया में भी। आखिर में बाजौड़ वालों की ज़रूर बात करूंगी जी, वो लोग तकलीफ़ में हैं। धरना उन्होंने आज दे दिया है ऑपरेशन के ख़िलाफ़, और बड़ी तादाद में लोग जो है वहाँ पर बाहर निकले हैं और उन्होंने धरना दे दिया। उनका ये कहना है हर सूरत ये मुतालबा है कि ये ऑपरेशन फिल-फौर बंद किया जाए। ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि तालिबान भी इस इलाके को खाली करें और हमारे इलाके हमारे हवाले किए जाएं, हमारे इलाके का अमन हमें वापस दिया जाए। इसके अलावा कोई किसी बात पर वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।